नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और बड़ी शिद्दत से लगती है। देश विरोधियों की तो बहुत प्यार से लगती है। न्यूज का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर हो जाएं। और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको समझ में भी आएगी, पसंद भी आएगी और आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। तो अटेंडेंस फुल चाहिए रोज की तरह। शुरू करते हैं आज की पाठशाला। आज पाठशाला में कश्मीर फाइल्स का एक और चैप्टर, और आज आपको बताऊंगा कि जब कश्मीर जल रहा था उस वक्त श्रीमान फारूक अब्दुल्ला कहां थे, यह आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा फारूक की कश्मीर फाइल्स में जिहादी संगठनों के जो पन्ने हैं, उन पेजेस को, उन पन्नों को भी आपको दिखाऊंगा। 1987 से जनवरी 90 तक फारूक के राज में कश्मीर में क्या हुआ, क्योंकि फिल्म तो 3 घंटे की थी, सब कुछ तो दिखाया नहीं सकते थे। पाठशाला में हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं। इसके अलावा देश के किसानों के साथ सबसे बड़े धोखे का चैप्टर खोलेंगे और कैसे इमरान खान की कुर्सी जो है वो डोल रही है, जा सकती है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले कश्मीर फाइल्स। कल हमने कश्मीर फाइल्स में फारूक अब्दुल्ला का पहला चैप्टर खोला था और यह बताया था कि फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी हिंदुओं के कितने गुनहगार हैं, क्योंकि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस एक रात पर सब डाल दो। ये चलेगा नहीं बॉस, आज की तारीख में कम से कम पाठशाला में तो नहीं चलेगा और पाठशाला के दर्शकों के लिए भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि उस रात तक जो हालात बने उसके पहले क्या क्या हुआ और कैसे वो हालात बने। कल हमने पहला चैप्टर खोला फारूक अब्दुल्ला का, क्लास लगाई, और पाठशाला की इस क्लास का असर यह था कि फारूक अब्दुल्ला के रोल पर अब हर जगह बात हो रही है, हर चैनल पर बात हो रही है। जो लोग इसकी चर्चा ही नहीं कर रहे थे, एक ही जगह उनका कांटा अटक गया था, उस रात क्या हुआ, उस रात क्या हुआ, उसकी इसकी सरकार थी नहीं थी, अब सब लोग फारूक अब्दुल्ला पर बात करने लगे, इस पर बहस होने लगी, फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछे जाने लगे। इन सवालों पर आज फारूक अब्दुल्ला कैसे भड़क गए, पहले उसे देख लीजिए, फिर आज हम कश्मीर फाइल्स में फारूक अब्दुल्ला का दूसरा चैप्टर खोलेंगे। I think they should appoint a commission, and that will tell them who is responsible. Sir, but there are documents that show, sir, that you were at that point of time. You were. See, this is the document. Well, sir. that's what I tell you. Appoint a commission and put it before them. लेकिन सर कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी बनती है। कह रही है कि आपके रहते हुए आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है सर, अगर कश्मीरी पंडितों को विस्थापन होता है तो। Sir, once. I have told you. If you want to know the truth, they should appoint a commission. जो बीजेपी का जो आरोप है उसमें क्या कहेंगे? जो बीजेपी जो आरोप लगा रही है, आरोप लगते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि आपके मालवीय ने आरोप लगते वो रहते कह रहे हैं कि आपके सीएम रहते ही शुरू हो गया था हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते रहे। तो आप बोलते हैं कमीशन अगर अपॉइंट होता है तो सच्चाई सामने आ पाएगी उसमें? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? अपॉइंट कीजिए कमीशन। आप इसके लिए क्या सर कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा। फारूक अब्दुल्ला जिस ताव में है, वो ताव देख रहे हैं, हनक देख रहे हैं, वो एटीट्यूड देख रहे हैं। देख के जरा भी लग रहा है इनको कि दिल में अफसोस हो कि मेरे मुख्यमंत्री रहते कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हो गया था। कह रहे आरोप लगते रहते हैं। अरे बहुत देखे लगा दिए, क्या हो गया। ये इन लोगों का एटीट्यूड है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि अगर सच जानना है तो जांच कमीशन बना दो, इससे पता चल जाएगा कि कश्मीरी हिंदुओं का कौन गुनहगार है। ये जांच कमीशन वाली बात इसलिए कहकर निकल गए क्योंकि जवाब देने के लिए कुछ था नहीं। खुद फारूक अब्दुल्ला ने सच बताने की कितनी कोशिश की, जरा बताइए मुझे। 1990 में जब कश्मीरी हिंदू वहां से निकाले गए, उसके बाद भी फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। और आपको तारीख बता देता हूं कि फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं, ये ना बोले
कि अरे जांच कमीशन बना दो। आपने क्या किया मुझे ये बताइए ना भाई। 1990 के बाद फारूक अब्दुल्ला, जिनको अभी आप देख रहे थे, ये फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं, ये 6 साल मुख्यमंत्री रहे, 6 साल सीएम रहे, तो क्यों नहीं बनाया जांच आयोग? अगर इतनी चिंता थी कि जांच आयोग बना दो, सब सच सामने आ जाएगा, तो खुद लाते ना भाई। 9 अक्टूबर 1996 से 18 अक्टूबर 2002 फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। इनके बेटा उमर अब्दुल्ला, ये भाई साहब फिर 6 साल मुख्यमंत्री रहे। उमर अब्दुल्ला ये भी 6 साल मुख्यमंत्री रहे, 6 साल सीएम। आपके बेटे ने क्यों नहीं किया? 5 जनवरी 2009 से 8 जनवरी 2015 तक उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। तब करा लेते, बेटे को बोल देते बेटा जरा मैं नहीं कर पाया, तुम बना दो जांच आयोग, कश्मीरी हिंदुओं का सच सामने ला दो। कुछ नहीं किया। और आज जब पाठशाला में बता रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो ताव दिखा रहे हैं। हटो यहां से। अरे बॉस, ये ताव दिखाने का वक्त तो पब्लिक का है, आप लोग किस बात का ताव दिखा रहे हैं? कश्मीर का सच क्या है, ये कश्मीर फाइल्स के जरिए पूरा देश देख रहा है। और जो कश्मीर फाइल्स में नहीं दिखा, उसके चैप्टर हम पाठशाला में खोल रहे हैं। कल हमने आपको जो बताया था, जल्दी से उसका रिवीजन करा देता हूं, ताकि आज वाली बात आपको कनेक्ट होती हुई समझ आए। जिन्होंने कल नहीं देखा उनके लिए भी रिवीजन, जिन्होंने देखा उनको भी याद आ जाए कल क्या क्या बताया था। फिर आज वाला चैप्टर, कल मैंने आपको बताया था 1975 से लेकर 1980 तक शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के अब्बाजान, इनके कार्यकाल में कश्मीर अपेक्षाकृत शांत था, क्योंकि पावर इनके पास थी तो इनको शांत रखना ही था। लेकिन शेख अब्दुल्ला के आखिरी दिनों में कश्मीर में फिर से उथल पुथल मचने लगी थी। शेख अब्दुल्ला ने बड़े बेटे फारूक अब्दुल्ला को पार्टी अध्यक्ष बनाकर वंशवाद की शुरुआत की। फारूक अब्दुल्ला डॉक्टरी कर रहे थे, लंदन में थे, क्लिनिक चलाते थे, उनको बुलाया और सारी पार्टी सौंप दी, कश्मीर सौंप दिया। लेकिन फारूक अब्दुल्ला कभी भी अपने पिता शेख अब्दुल्ला की तरह लोकप्रिय नहीं बन पाए। शेख अब्दुल्ला के मुकाबले फारूक अब्दुल्ला सरकार और संगठन दोनों में लचर साबित हुए। 1982 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने से लेकर 1983 में चुनाव तक फारूक मजबूत स्थिति में तो थे, क्योंकि उस वक्त फारूक अब्दुल्ला को मीरवाइज मौलवी फारूक, जो मीरवाइज उमर फारूक के अब्बाजान थे, उनका खुला समर्थन हासिल था। और ये मीरवाइज मौलवी फारूक अलगाववाद की बातें करते थे, तो अलगाववादियों का साथ लेकर फारूक अब्दुल्ला जो है वो कुछ बेहतर स्थिति में। लेकिन 1983 के चुनाव के बाद फारूक के दूसरे कार्यकाल से कश्मीर में स्थितियां बिगड़ती चली गईं। फारूक के दूसरे कार्यकाल में ही पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस मनाने और पाकिस्तानी झंडे लहराने की घटनाएं शुरू हुई कश्मीर में। 1983 के बाद फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की कुर्सी के खेल ने कश्मीर का सत्यानाश कर दिया। फारूक अब्दुल्ला की सरकार को 1984 में बर्खास्त किया गया, उनके बहनोई को कांग्रेस ने सीएम बना दिया। 2 साल में ही फारूक के बहनोई को हटाकर राजीव गांधी ने फिर 1986 में फारूक अब्दुल्ला को सीएम बना दिया। यह सब मैंने आपको कल बताया था। अब बताता हूं 1986 से 1990 की उस काली रात के बीच क्या हुआ और उस रात के आने की वजहें कैसे तैयार हुई। कश्मीर में 1983 के चुनाव से फारूक अब्दुल्ला इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से सियासी झगड़े में बिजी थे और वहां सरकार बचाने और गिराने का खेल चल रहा था। उसी दौरान अलगाववादी तत्वों और पाकिस्तानी परस्त गुटों ने कश्मीर का माहौल बिगाड़ दिया। जब ये लोग कुर्सी कुर्सी खेल रहे थे, अलगाववादी पूरे कश्मीर को हथिया लेना चाहते थे। जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने शेख अब्दुल्ला के दामाद और फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुल शाह उन्हें सीएम बनाया, तो माहौल और बिगड़ गया। इस बीच इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सारे फैसले राजीव गांधी और उनकी कोर टीम लेने लगी। इस टीम ने 1986 में फारूक अब्दुल्ला से झगड़ा सुलझाकर उनसे पैचअप करके उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन तब तक वो हालात बन चुके थे जिसमें कश्मीर में पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें सिर उठा चुकी थी, राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए एकजुट हो चुकी थी। लेकिन दिल्ली में राजीव गांधी और वहां कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला बहुत बिजी थे कुर्सी की लड़ाई। कश्मीर जलना शुरू हो चुका था।
इन कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों ने 1986 में एक मोर्चा बनाया और उस मोर्चे का इन्होंने नाम दिया, उस मोर्चे का नाम था मुस्लिम, कोई संदेह नहीं था कि किस आधार पर बन रहा है, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, ये उस मोर्चे का नाम दिया, यानी MUF, ये मोर्चा बनाया गया। और 1987 के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने उतरने का फैसला किया। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में बड़ी संख्या में जमाते इस्लामी के लोग थे। जमाते इस्लामी को पाकिस्तान का हर तरीके से समर्थन हासिल था। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने कश्मीर में इस्लामिक राज लाने के नाम पर चुनाव लड़ा, खुलकर बोलकर लोगों से कि हम इस्लामिक राज लाना चाहते हैं। MUF के उम्मीदवारों में श्रीनगर से सैयद सलाउद्दीन भी था। आप कहेंगे सैयद सलाउद्दीन तो नाम सुना सुना लग रहा है। बॉस, ये सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी चीफ है आज की तारीख में। वो पिछले 35 साल से पाकिस्तान में बैठा है। वो तब यहां चुनाव लड़ रहा था श्रीनगर में। सैयद सलाउद्दीन का इलेक्शन एजेंट कौन था? यासिन मलिक, जिसे हमारे यहां के उस वक्त के प्रधानमंत्री साहब बुलाकर मिल रहे थे, वो उसी का इलेक्शन एजेंट था यासिन मलिक, जो बाद में उस आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ भी बना, जिसके आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग्स की। MUF यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के उम्मीदवारों में सैयद अली शाह गिलानी, चचाब रहे नहीं लेकिन कितने बड़े अलगाववादी थे आपको पता ही है। सैयद अली शाह गिलानी थे, मौलाना अब्बास अंसारी थे, अब्दुल गनी भट्ट इस जैसे अलगाववादी भी थे, जिन्होंने बाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बना ली। इसको अगर आसान शब्दों में समझिए तो कश्मीर में जो बाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी, वही 1986 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। इन्होंने 1987 के विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया। फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी ने क्या किया? इन्होंने अपना हाथ मिला लिया, एक साथ आ गए और एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। अब हुआ क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इस चुनाव में? क्योंकि आपके मन में होगा कि भाई ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट चुनाव लड़ रहा था, तो इसको कितना समर्थन मिला? वर्सेस NC प्लस कांग्रेस था, तो इसको कितना समर्थन मिला? 1987 का चुनाव हुआ, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके लिए कहा जाता है, ये 45 पर लड़ी और उस 45 में से 40 इसने जीत ली, 45 में से। और कांग्रेस पार्टी जो है, ये कांग्रेस पार्टी, इसने 25 सीटें जीती और ये लड़ी थी 31 सीट पर। अब पहली चीज क्या आती है भाई? इनको कितना मिला? इनको तो 66 सीट मिल गई, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का क्या हुआ? ये लड़े 44 सीट पर, 44 सीट पर लड़े और जीते कितना? मात्र 4 सीट जीते, 4 सीट जीते। अब पहली चीज जो निकल कर आती है कि भाई इसका मतलब कश्मीर नहीं चाहता था कि भाई वो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के साथ खड़ा हो, वो तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था। अभी थोड़ा सब्र रखिए। सैयद अली शाह गिलानी की सीट है इस 4 में, वो जीत गए थे। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को वोट कितने मिले? इनको वोट मिले 31%, 31%। लेकिन सीटें कही जाती हैं कि सिर्फ 4 आई, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 53% वोट मिला और सीटें उन्होंने 87% जीत ली, 87% सीट जीत ली। कैसे भाई? आरोप लगते हैं कि फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन चुनावों में रिगिंग की गई, धांधली की गई। यानी पूरी कहानी जो है कश्मीर का माहौल, कश्मीर में जो चल रहा था, उस पर आधारित नहीं है।
वो सिर्फ एक आदमी पर आधारित है कि ये आदमी सीएम बनना चाहिए, और उस आदमी का नाम था फारूक अब्दुल्ला। इनको सीएम बनाने के लिए आरोप लगता है कि चुनाव में धांधली कर दी गई, और धांधली नहीं होती तो 31% कश्मीर का वोट जो गया था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को, 31% तो दिख रहा है रिगिंग के बावजूद। रिगिंग नहीं होती तो सोचिए कितने लोग उनके साथ खड़े हो गए थे इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए। और कहा जाता है रिगिंग नहीं होती तो 20 सीट तो कम से कम और आती, कितनी और आती इसका कहा नहीं जा सकता। और फिर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो कश्मीर में जो हुआ वो रातों रात नहीं हुआ। कश्मीर की सोच कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ रातों रात नहीं हुई। इस चुनाव के बाद कश्मीर में माहौल और बिगड़ने लगा। फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की गठबंधन सरकार तो बन गई, लेकिन लोगों की नजर में यह वैध सरकार नहीं थी, क्योंकि लोगों को यह लगता था हमने तो इनके लिए वोट किया नहीं, उनको तो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट चाहिए था, उनको तो जो एजेंडा वो बेच रहे थे वो पसंद आ रहा था। तो वो सोचने लगे ये कैसे बन गए भाई। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के समर्थकों में ज्यादातर यूथ आबादी थी, जिसे अलगाववादी तत्वों और पाकिस्तान ने ब्रेन वॉश करना शुरू कर दी। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को कुर्सी चाहिए थी और राजीव गांधी को अपने दोस्त फारूक अब्दुल्ला को कुर्सी देनी थी, तो कश्मीर में जो चल रहा था वो चलता रहा। अलगाववादी अब यूथ को कहने लगे तुम हथियार उठा लो, नए नए आतंकी संगठन बनने लगे। इनके लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में खास तौर पर आतंकी सप्लाई के लिए आतंकी ट्रेनिंग के कैंप पाकिस्तान ने शुरू किए। कोई पूछे फारूक अब्दुल्ला से कि बतौर मुख्यमंत्री जितनी सख्ती से पत्रकारों से बात कर रहे थे, उसकी 10% भी सख्ती वहां दिखाई होती तो शायद यह हालत नहीं होती। मार्च 1987 में इस चुनाव के बाद 2 साल के अंदर फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में कश्मीर घाटी की हालत यह हुई कि श्रीनगर समेत अलग अलग इलाके में जगह जगह हिंसा और उग्र प्रदर्शन होने लगे। मिस्टर फारूक अब्दुल्ला, आप क्या कर रहे थे? श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद आजादी के नारे लगने लगे, और ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि कमीशन बनाओ। आपको दिख नहीं रहा था कि नारे लग रहे थे नमाज के बाद जुमे की? आजादी आजादी के भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में कट्टरपंथियों ने पूरा जोर लगाया हुआ था। यह फारूक अब्दुल्ला को नहीं दिख रहा था, राजीव गांधी को नहीं दिख रहा था, उनके पास रिपोर्ट नहीं आ रही थी। श्रीनगर समेत अलग अलग शहरों और कस्बों तक आजादी के नारे लगाए जाने लगे थे, और इसी दौर में सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अफसरों पर हमले तेज हो गए। हमले और हत्या के बाद आतंकवादी पर्चे लगाते थे कि जो भारत की बात करेगा वो मारा जाएगा, और ये लोग बात करते हैं कि उस एक रात में सब हो गया। कश्मीर में वो काली रात आप लोगों ने तैयार की बॉस, ये इतिहास के पन्ने कह रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग्स, बसेस, पब्लिक प्लेस पर बम ब्लास्ट होने लगे थे। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग से उनके पूरे समुदाय को डराया जाने लगा था। और फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे थे बताएं? इसके लिए कोई आयोग लगता है क्या? 1987 में चुनाव के बाद फारूक अब्दुल्ला का कार्यकाल क्या था? 23 मार्च 1987 ये भाई साहब जब फिर से वो रिगिंग वाले आरोप के बाद मुख्यमंत्री बने, तो उनका कार्यकाल आपको जानबूझकर बता रहा हूं, उसको देखिए। 23 मार्च 1987 से फारूक अब्दुल्ला साहब 18 जनवरी 1990 तक सीएम रहे। अब ये वो दौर है जिसके बीच कश्मीर इतना सुलगा कि 19 जनवरी 1990 की रात को कश्मीरी हिंदुओं को वहां से निकलना पड़ा। कहते हैं जनवरी 1990 तक कश्मीर की हालत यह हो गई थी कि आतंकवादी संगठनों के आका खुलकर कह रहे थे कि 50% स्टेट मशीनरी उनके हाथ में है। कट्टरपंथियों ने कश्मीर घाटी में इस्लामिक कानून खुद से लागू करना शुरू कर दिया था।
सभी होटल्स में शराब बंद, सिनेमा हॉल बंद, वीडियो लाइब्रेरी बंद, ब्यूटी पार्लर बंद। ये जब मैं बोल रहा हूं तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि अरे ये सब बातें तो अभी हाल में जब अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका गया तो तालिबान के राज में देखने को मिली थी। अगर वही तालिबान राज आपको जो याद आ रहा है, वो सोचिए वो उस वक्त कश्मीर में वो कट्टरपंथी लागू कर रहे थे। सिनेमा हॉल बंद, वीडियो लाइब्रेरी बंद, ब्यूटी पार्लर बंद, और ये फारूक अब्दुल्ला साहब उस वक्त मुख्यमंत्री थे। दिख नहीं रहा था आपको ये सब हो रहा है? सिर्फ कुर्सी दिखती थी। राजीव गांधी को नहीं दिख रहा था बतौर प्रधानमंत्री कि कश्मीर में यह सब हो रहा है? जो आज दुनिया देख रही है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ये अपने देश में हो रहा था, इन लोगों को दिख नहीं रहा था। आप सोचिए, फिल्म के वीडियो कैसेट्स कश्मीर घाटी में मिलना मुश्किल हो गए। वो जो आप ताश खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, दुकानदारों ने प्लेइंग कार्ड्स फेंक दिए कि कोई आएगा अलगाववादी तो देख ले कि भैया मैंने फेंक दिया है। और यह सब तब हो रहा था जब मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे और देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कोई नहीं पूछता कैसे हुआ यह सब। इस दौरान 1987 से 1990 तक कश्मीर में अल्पसंख्यक कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट किया गया। कश्मीरी हिंदुओं को धमकाया जाने लगा कि अगर वो जाएंगे नहीं तो मार दिए जाएंगे। क्या किया इन्होंने बतौर सीएम, बताइए? और पीएम क्या कर रहे थे? कश्मीरी हिंदुओं को धमकाया जाने लगा कि कश्मीर में अब निजाम मुस्तफा यानी इस्लाम का राज चलेगा। और ये लोग कहते हैं रातों रात हो गया सर। जम्मू कश्मीर सरकार के आंकड़े के मुताबिक 1989 में कश्मीर घाटी में 1,40,000 कश्मीरी हिंदू थे। ये सरकारी आंकड़ा है, जिनमें 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं ने कट्टरपंथियों की धमकियों और टारगेट किलिंग्स के बीच 6 महीने में कश्मीर घाटी छोड़ दी। और ज्यादातर कश्मीरी पंडित घाटी से सिर्फ अपने कपड़े लेकर आ पाए, बाकी सब छोड़ देना पड़ा। हब्बा कदल, रैनाबारी, करण नगर जैसे हिंदू आबादी वाले इलाकों में घर के घर खाली हो गए। ये वो लोग थे जो सालों से नौकरी कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे वहां पर, लेकिन भागे तो खाली हाथ भागे। सोचिए, इतना भी वक्त नहीं मिला। कश्मीरी हिंदुओं ने इस भगदड़ में अपनी जमीन सस्ते दामों पर बेच दी। महिलाओं ने गहने बेच दिए। कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि जब वो अपनी कीमती चीजें लाने लगे तो कट्टरपंथियों ने कहा कि ये यही छोड़ दो, यहां कमाए थे इसलिए ये यहीं रहेगी। सोचिए क्या बीती होगी उन लोगों पर। बड़े पैमाने पर कश्मीर घाटी से पलायन तब शुरू हुआ जब रुबैया सईद के अपहरण के बदले 5 आतंकी छोड़े गए। तब 30 लाख मुस्लिम आबादी वाली घाटी में 1.5 लाख के करीब कश्मीरी हिंदुओं का साथ देने वाला कोई नहीं था। सुन रहे हैं इस आंकड़े को? आबादी देखिए, मुसलमान कितने थे? 30 लाख का आ जाता है। और हिंदू कितने का बताए जाते हैं? कश्मीरी हिंदू 1.5 लाख, 1.5 लाख के करीब। यह सरकारी आंकड़ा है। और आप सोचिए, जिसकी आबादी 1.5 लाख है उसको वहां से भागना पड़ गया। जिसकी आबादी 30 लाख है वो वहीं रह गया। और लोग कहते हैं ये तो डरपोक थे इसलिए भाग गए। इनके साथ तो ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, हुआ तो इनके साथ भी था। मुझे ये बताइए, 30 लाख वाले रह गए और 1.5 लाख वाले को भागना पड़ गया। किसके साथ क्या हुआ होगा ये समझना रॉकेट साइंस है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 90,000 कश्मीरी हिंदू जम्मू, उधमपुर, नगरोटा, कठुआ में भाग कर आए। ये सरकारी आंकड़े। 6,000 कश्मीरी हिंदू दिल्ली भाग कर आए। 2,500 अमृतसर और दूसरे हिस्सों में गए। सरकार ने लिमिटेड कैंप बनाए थे, तो कैंप में भी जगह नहीं मिल रही थी। जम्मू जैसी जगहों पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आए तो वहां मकानों का रेंट भी बढ़ गया। फारूक अब्दुल्ला के इस राज में हाल यह था कि देश के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी
डॉक्टर रुबैया सईद को आतंकवादियों ने 8 दिसंबर 1989 को किडनैप कर लिया। देश के गृह मंत्री की बेटी किडनैप हो जा रही थी कश्मीर के अंदर, और मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे जो आज कह रहे हैं कि जांच आयोग बना लो। रुबैया सईद शाम को अस्पताल की ड्यूटी करके नौगांव के अपने घर लौट रही थी। नौगांव से पहले एक चौराहे के पास बस से रुबैया को आतंकवादियों ने उतार लिया, अगवा किया, सोपोर लेकर चले गए। रुबैया सईद के बदले में 5 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की गई। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त रुबैया सईद का अपहरण हुआ और कश्मीर एक तरह से जल रहा था, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला कहां थे आपको पता है? फारूक अब्दुल्ला विदेश में। और जिस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हो रहा था और पूरे चरम पर था यह सब कुछ, इस्तीफा देकर फारूक अब्दुल्ला कहां चले गए थे? विदेश चले गए थे। आप देखिए तारीख कैसे क्या हुआ। इस देश में लोगों की जिंदगी की कीमत नेताओं के लिए क्या है, आप सोचिए। 8 दिसंबर 1989 देश के गृह मंत्री की बेटी रुबैया सईद, ये रुबैया सईद जो है वो किडनैप हो जाती है। 11 दिसंबर, 3 दिन बाद 11 दिसंबर फारूक अब्दुल्ला लंदन से लौटते। 3 दिन बाद लंदन से लौटे फारूक। बताइए, फारूक अब्दुल्ला को 3 दिन लग गए लंदन से लौटने में। बाद में मध्यस्थता हुई और आतंकवादियों ने रुबैया सईद को छोड़ा। इस डील के लिए भी तत्कालीन वीपी सिंह सरकार को फारूक अब्दुल्ला से काफी मिन्नतें करनी पड़ी। रुबैया सईद के बदले में आतंकवादियों को छोड़े जाने के बाद कश्मीर में आतंकियों, अलगाववादियों और कट्टरपंथियों को और मजबूती मिली। इसका चैप्टर कल आपको थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा। फारूक अब्दुल्ला ने 1990 में 18 जनवरी को इस्तीफा दिया था। इस्तीफा दिया, लंदन चले गए। आप सोचिए, आपके राज्य में लोग मर रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, और आप सिर्फ इसलिए कि आपको वहां से हटा दिया गया, आप विदेश चले गए फारूक अब्दुल्ला। और अगर आप इसी पर यही सुनकर माथा पीट रहे हैं कि ऐसा भी कोई नेता हो सकता है, तो अभी माथा पीटना थोड़ा सा रोकिए, क्योंकि 3 महीने बाद एक इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा वो सुनिए। उनसे पूछा गया कि विपरीत परिस्थितियों में क्यों लंदन आए, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि मेरे पास और भी काम है। कश्मीरी हिंदू मारे जा रहे थे, राज्य का मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर लंदन चला गया, विदेश चला गया, और जवाब देता है कि मेरे पास और भी काम थे। अब अपना माथा पीटिए। अच्छा, फिर पूछा गया कि अब तो 3 महीने हो गए, तो कहा कि मुझे इससे दूर रहना था क्योंकि मेरे पास और भी काम है। और ऐसे लोग आज स्क्रीन पर खड़े होकर कहते हैं मुझसे मत पूछो, आंखें तक दिखाते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर वाकई ज़मीर बचा हो, ईमानदारी 1% की भी बची हो, आपके जवाब सुन के तो नहीं लगता, तो अपने समर्थक चैनलों को छोड़िए और आकर ईमानदारी से जवाब दीजिए पाठशाला में लोगों को कि ये सब क्या किया और क्यों किया। कल भी कश्मीर फाइल्स का एक और चैप्टर लेकर आऊंगा, लेकिन आज पाठशाला में अब देश के किसानों के साथ हुए सबसे बड़े धोखे का चैप्टर। क्या कृषि कानूनों के खिलाफ जो विरोध हो रहा था वो एक साजिश का हिस्सा था? क्या कृषि कानूनों को लेकर देश के करोड़ों किसानों को
धोखे में रखा गया? क्या मोदी सरकार से सियासी स्कोर सेटल करने के लिए कृषि कानूनों को राजनीति का हथियार बनाया गया? क्या किसानों को लगातार इस धोखे में रखा गया कि कृषि कानून उनके हक में नहीं है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई थी, वो रिपोर्ट ये कहती है कि जिन किसान संगठनों से कृषि कानून पर चर्चा की गई, उसमें से 86%, 86% किसान संगठन कृषि कानून के पक्ष में थे। और अगर ऐसा है तो फिर कृषि कानूनों का इतना जबरदस्त विरोध क्यों किया गया? इसे देश का आंदोलन क्यों बताया गया? क्या यह देश के किसानों के साथ धोखा नहीं है? आप सोचिए ना भाई, जिस आंदोलन को देश का आंदोलन बताया गया, 86% किसान जो उस कमेटी के सामने गए, जिन्हें बताया जाता कि वो आंकड़ा 3 करोड़ से ज्यादा किसानों का था, वो समर्थन कर रहे थे। और आप बताइए, कहा गया कि देश भर का किसान विरोध में। सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 266 किसान संगठनों को चर्चा के लिए बुलाया गया था। 266 किसान संगठन थे, 73 इसमें से शामिल हुए, 73 आए। 73 में से कहा जाता है, इस 73 में करीब 3.83 करोड़ किसान थे जो इन संगठनों से जुड़े हुए थे। 73 किसान संगठनों में से 61 पूरी तरह से समर्थन में थे, यानी 86% संगठन कृषि कानून से खुश थे। जिन लोगों ने इन किसानों के साथ धोखा किया, उनसे तो प्रश्न है ही, लेकिन एक प्रश्न इस देश की जुडिशियरी से भी है, जज साहब से भी है कि जब बंद लिफाफे में आपको रिपोर्ट सौंपी गई तो आपने क्यों नहीं देश को बताया उसमें क्या लिखा है? उस कमेटी के एक सदस्य को यह रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक करनी पड़ी? और मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, इसमें कोई आपका अपमान नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कई मुद्दों पर सुमोटो संज्ञान ले सकता है, तो क्या यह सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं थी कि बताए कि इस देश का किसान क्या सोच रहा है? उसने उस कमेटी के सामने जाकर क्या कहा? रिपोर्ट ही नहीं आई, कानून चला गया। आंदोलन के नाम पर क्या क्या नहीं हुआ इस देश में, क्यों नहीं बताया जज साहब आपने? अनिल घनवत, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी गठित हुई थी, उसके सदस्य जिन्होंने ये रिपोर्ट सार्वजनिक की है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल घनवत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पाठशाला में। नमस्कार। अनिल जी, आपने पहले भी हमें जानकारी दी थी, तब आपने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की थी और कहा था कि देश का किसान चाहता था ये कानून आए। अब आपको क्यों लगा ये रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, और इसमें और क्या अहम बातें हैं जो देश को जाननी चाहिए? ये मसला इतना अहम है, कई सालों से किसान खुदकुशी कर रहा है, वो कर्जे में डूबा जा रहा है, उसका परिवार पालना भी उसे मुश्किल हो रहा है। किसान के बच्चे खेती छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं, और ये जो आंदोलन खड़ा हुआ, वो आंदोलन रोकने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो उसमें इंटरवेंशन किया, लॉज स्टे कर दिए गए और हमारी कमेटी गठित की गई। तो ये तो साफ है कि मसला अहम था और इसमें अर्जेंट कुछ तो भी हल निकलना चाहिए था। हमें दिए हुए दायरे में रह के, हमने दिए हुए समय में वो रिपोर्ट पूरी करके हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पेश किया है। तो हमें ये अपेक्षा थी कि 15 दिन महीने में ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी या रिलीज की जाएगी, इस पे डिबेट होगी, और डिबेट होने के बाद एक देश के लिए नए कानून आएंगे, इन्हीं कानूनों में सुधार होंगे या टोटल नए कानून आएंगे, कुछ तो होगा। और कुछ हुआ नहीं, तो हमने फिर 3 बार खत लिखे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि इस रिपोर्ट को जारी किया जाए। जो व्यवस्था इस देश के किसानों को बर्बाद कर रही है, खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर रही है, ये व्यवस्था आगे नहीं चल सकती।
इसमें बदलाव चाहिए, रिफॉर्म चाहिए। 3 बार खत लिखने के बावजूद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट रिलीज नहीं की, तो मजबूरन मुझे ये रिपोर्ट कल रिलीज करनी पड़ी। अब डिबेट शुरू हो चुकी है। जो हम चाहते थे कि इस पे अनिल जी, लेकिन आपके साथ जो पैनल में 2 और लोग थे, क्या वो भी चाहते थे कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए? तो इसीलिए तो रिपोर्ट बनी थी। ये रिपोर्ट इसलिए नहीं बनी थी कि उसको ठंडे बक्से में डाल दिया जाए। वो रिपोर्ट सार्वजनिक करने उनका भी मत था, लेकिन वो आज कहते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल्स है, एक्सपर्ट्स है, एनालिसिस करना, रिपोर्ट तैयार करना उनका काम था, वो उन्होंने किया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है, उसका क्या करना है। और मैं किसान नेता हूं, मैं किसानों का कल्याण चाहता हूं, उनकी जो लूट हो रही है वो रोकना चाहता हूं। इसलिए मैंने अब 1 साल रुकने के बाद कल ये रिपोर्ट पब्लिक की है। तो आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आप पर कोर्ट ने रिपोर्ट तो सार्वजनिक नहीं की, लेकिन आपने चूंकि सार्वजनिक कर दी तो कोर्ट आप पर कोई कार्रवाई कर दे कहीं? नहीं, कार्रवाई तो करने का कुछ कारण है नहीं। जो हमें मैंडेट दिया था और जो ऑर्डर्स थे हमें, उसमें कहीं भी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रखने के बारे में नहीं लिखा था। ये तो हमारे कमेटी ने तय किया था कि इसका कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना हो और लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस रिपोर्ट। सो हमने उसको बंद लिफाफे में दे दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन 1 साल के बाद भी रिपोर्ट बाहर नहीं आ रही थी, तो मुझे मजबूरन ये डिक्लेयर करना पड़ा। क्या इसमें जो ज्यादातर किसान चाहते थे कि ये कृषि कानून आए, वो कृषि कानून को उसी फॉर्मेट में, उसी रूप में चाहते थे जिस रूप में लाया गया था, या कुछ बदलाव चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत किसानों का कहना यह था कि किसानों को मंडी की आजादी चाहिए और उसमें जो भी खामियां थी वो दुरुस्त होके चाहिए थे। हमारा भी जो संगठन है शेतकरी संगठन, हमारा भी कहना यह था कि सरकार ने जो पहल की है किसानों को आजादी देने के, उसका स्वागत किया। लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जो जिसमें सुधार चाहिए था, जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। आपने उसमें से कुछ अनाज तो निकाल दिए उसमें से, लेकिन फिर से उसको ईसीए के दायरे में लाने का प्रावधान था, वो गलत था। जो जुडिशियल एस्पेक्ट था उसका, डिस्प्यूट सेटलमेंट का, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देना सही नहीं था। उसके लिए सेपरेट कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए थे, ये हमारी इच्छा थी। वो जो मार्केट सेस का मसला था, जो अंडर ट्रेड करेगा वो मार्केट सेस भरेगा, जो बाहर ट्रेड करेगा उसको नहीं सेस देना पड़ेगा। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, तो उसके बारे में भी हमारे मन में विरोध था और हमने ये बहुत पहले से क्लियर किया था कि ये बदलाव आने चाहिए और ये बदलाव आते हैं तो ही इन कानूनों का फायदा किसानों को हो सकता है। ठीक है अनिल घनवत जी, आप पर कुछ आरोप लग रहे हैं। एक ये लग रहा है कि सरकार चाहती है कि वो फिर से कृषि कानून लाए और आप उनका मोहरा बन रहे हैं, या ये रिपोर्ट सार्वजनिक करके और एक माहौल बनाकर? नहीं, ये आरोप तो बिल्कुल गलत है। हम आज नहीं, जब बीजेपी पार्टी बनी नहीं थी 1980 से हम हमारी ये मांग रही है और हमारे लेट शरद जोशी हमारे लीडर, उन्होंने कई बार ये बात रखी है। 2 बार उनको यहाँ टास्क फोर्स का उनको चेयरमैन बना दिया था। एक बार वीपी सिंह जी के टाइम पे उनको कृषि नीति बनाने की जिम्मेवारी दी थी। दोनों भी ड्राफ्ट आज भी गवर्नमेंट के पास है, लेकिन वो तो धूल जमा कर रहे, उसको देखा नहीं गया। तो ये 40 नहीं, लेकिन अनिल घनवत जी, लोग ये भी पूछेंगे कि आपके पास जो किसान आकर कह रहे थे, 3 करोड़ से ज्यादा किसान थे जिनको लग रहा था कि ये होना चाहिए, तो फिर वो कुछ किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों ने कैसे ये माहौल बना लिया? वो कैसे हावी हो गए? बाकी 3 करोड़ 3.5 करोड़ आपके साथ जो थे, इस कानून के साथ जो थे, वो क्यों नहीं हावी हो पाए? राकेश टिकैत की कैसे चल गई? ऐसे लोगों की कैसे चल गई और उनकी क्यों नहीं चल पाई? नहीं, ये जो आंदोलन करने वाले किसान थे, ये ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के थे। इसका जो ज्योग्राफी अगर आप देखते हैं तो ये दिल्ली के बॉर्डर से 50-100 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं।
ये आंदोलन में बड़े पैमाने में शरीक हो सकते थे और आंदोलन में उनके रहने के, खाने के, सोने की सभी तरह का इंतजाम था, तो कोई चिंता नहीं थी, काफी फंडिंग आ रही थी। और जो सपोर्ट में है वो 1000, 1200, 1500 किलोमीटर है दिल्ली से, वो इस तरह का आंदोलन यहाँ नहीं कर सकते थे। और हम ये नहीं चाहते थे कि किसान के खिलाफ किसान खड़ा है, इनका आंदोलन है, चाहे मांगे गलत हो, लेकिन उनको हक है आंदोलन करने का। उनको नहीं तो ऐसे में अनिल जी, अब जब ये रिपोर्ट आ गई, क्या अब इस कानून को फिर से लाया जाए, इसके समर्थन में कोई आंदोलन होगा, क्या होगा यहां से? हम इन कानूनों को फिर से लाने के लिए आंदोलन नहीं करेंगे। हम तो एक एग्रीकल्चर पॉलिसी बनने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश को कृषि नीति ही नहीं है, इसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। तो देश को कृषि नीति चाहिए, इसके लेके आंदोलन चलेगा, लंबा आंदोलन चलेगा। 40 साल तो हम लड़ रहे हैं। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और मुझे लगता है कि आपकी इस रिपोर्ट के सार्वजनिक करने से भी लोगों को यह पता लग चुका है कि वो देश का आंदोलन नहीं था, देश के किसान का आंदोलन नहीं था। और जो चुनावी नतीजे आए पंजाब के और यूपी के, उससे भी लोगों को पता चल गया कि ये कितना देश का आंदोलन था और कितना कुछ लोगों का आंदोलन था और वो लोग क्या चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाठशाला में अब इमरान खान का चैप्टर खोलेंगे, जो पाकिस्तान के पीएम वाली पारी में हिट विकेट होने वाले हैं। इमरान खान को हिट विकेट कराने के लिए उनके अपने ही लोग लगे हुए हैं। उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी चल रही है। इमरान के खिलाफ गुस्सा इतना बढ़ गया है कि उनके अपने ही सांसद बागी हो गए और ये बागी इमरान खान को क्लीन बोल्ड करने की कमर कस चुके हैं। कैसे इमरान खान की कुर्सी पर खतरा है, इसे आज आपको पाठशाला में बताऊंगा। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लेकर संसद में उतर गई हैं। अब इमरान खान को साबित करना है कि संसद का विश्वास उनके पास मौजूद है। लेकिन नंबर गेम में इमरान के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की जो संसद है उसमें अभी नंबर गेम क्या है वो समझ लीजिए। पाक की संसद, उसमें नंबर गेम ये कहता है कि वहां कुल सीट जो है, कुल सीट वो 342 है, 342। और इमरान खान को हटाने के लिए, इमरान को हटाने के लिए इसमें से कितने वोट चाहिए होंगे? वो संख्या है 172, 172। इमरान खान की पार्टी जो पीटीआई है, उस पीटीआई के पास कितनी सीट है? 155 सीट। और उसकी सहयोगियों की सीट अगर आप मिला दीजिए, पीटीआई प्लस कर दीजिए, तो उनका 23 मिला दीजिए, तो यह आंकड़ा जोड़ के बन जाता है 178, जो कि 172 से 6 ज्यादा है। विपक्ष की ताकत क्या है? विपक्ष की ताकत है 162। उनके पास 162 का आंकड़ा है और उनको अगर हटाना है तो 10 और चाहिए। पीएमएलएन के 84, पीपीपी के 6 और अन्य 22। विपक्ष का दावा है कि 40 और सांसदों का समर्थन उनके पास है, जिसमें पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी के बागी भी मौजूद हैं। इस तरह अगर 7 सांसदों ने भी इमरान खान को बागी तेवर दिखा दिए तो इमरान की विदाई तय है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी ने तो यह मान लिया है कि इमरान खान की विदाई तय है, इसलिए पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। यानी अगर इमरान खान की कुर्सी गई तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आम चुनाव 2023 में होंगे। तब तक शहबाज शरीफ विपक्षी दलों के सहयोग से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और सांसद भी। इमरान खान की हार को लेकर विपक्ष इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, यह भी आपको जानना चाहिए। दरअसल 8 मार्च को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएलएन
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के करीब 100 सांसदों ने पाकिस्तान की असेंबली सचिवालय में अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी दी और जल्द से जल्द सेशन बुलाकर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग की। इमरान खान की सरकार वैसे तो खतरे में नहीं आती, लेकिन 17 मार्च को इमरान खान के साथ बड़ा खेल है। पीटीआई के 24 सांसदों ने, जो इमरान खान की पार्टी है, उसके 24 सांसदों ने इमरान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बगावती सांसदों ने इस्लामाबाद के सिंध हाउस में शरण ले ली। इमरान खान के लिए यही सांसद मुसीबत बने हुए हैं। उनकी कुर्सी गिराने के लिए 8 बहुत हैं, 8 से भी कम। लेकिन यहां तो 24 का मामला है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। सांसदों को बम से उड़ाने की धमकी देने से लेकर इमोशनल कार्ड तक हर पैतरा आजमा लिया है। 14 मार्च को पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान ने धमकी दी थी कि वो सुसाइड बम लगाकर पूरे विपक्ष को उड़ा देंगे। सुनिए। मेरा तो खुद बम्बार कुश बनने को जी चाहता है कि जहां ये सारे मुल्क के दुश्मन, दीन के दुश्मन बैठे हो, तो मैं खुद कश बम्बार का धमाका करके इन सारों को देश को नाबूद करूं। अब आप सोचिए, पाकिस्तान के आतंकी बम से नहीं फटते हैं, वहां के नेता और मिनिस्टर भी कहते हैं फट जाएंगे। फटना तो इनका नेशनल गेम होना चाहिए। कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान के पास क्या विकल्प है? पहला विकल्प सेशन बुलाने में देरी की जाए और इस दौरान बागी सांसदों को किसी तरह मना लिया जाए। हालांकि पहला विकल्प आजमाया जा चुका है। जो सेशन 21 मार्च को बुलाया जाना था, उसे यह कहकर टाल दिया गया कि 21 से 24 मार्च तक नेशनल असेंबली की इमारत में आईओसी की बैठक बुक है। दूसरा विकल्प पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में बागी सांसदों को अयोग्य करार देने का है। इस तरह वो वोट देने के काबिल नहीं रह जाएंगे और विपक्ष पूरी जरूरी आंकड़ा जो है वो छू नहीं पाएगा। हालांकि इसमें कई पेच है। सोमवार को सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई। इमरान खान ने बागी सांसदों को आजीवन डिस्क्वालीफाई करने की धमकी भी दी। याचिका पर 5 जजेस की बड़ी बेंच 24 मार्च को सुनवाई करेगी। इमरान खान की कुर्सी क्यों खतरे में है, अब आपको यह भी बता देता हूं। और इसकी बड़ी वजह है बढ़ता कर्ज, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सेना की नाराजगी, विफल विदेश और कूटनीति। इमरान खान ने खुद माना कि भारत की विदेश नीति बहुत बेहतर है। एक बार सुनिए इमरान खान को। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। 1957 के बाद पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कुर्सी गंवाने वाले इमरान खान पहले प्रधानमंत्री होंगे। पाकिस्तान के इतिहास में अब तक 30 प्रधानमंत्री हुए हैं। कोई भी 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। ऐसे में इमरान खान जितनी फील्डिंग सजानी है सजा लें, लेकिन चूंकि कहा जा रहा है कि कोच यानी कि फौज भी उनके साथ नहीं है, तो उनका कप्तान बने रहना बहुत मुश्किल है। पाठशाला में अब गजबे है। दिल्ली में नेताजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपको दिखाता हूं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है तो आम आदमी पार्टी का पार्षद नाले में कूद गया। नाले की सफाई के लिए नेताजी के इस कदम को कोई लोग ड्रामा बता रहे, कोई तारीफ कर रहा है। नेताजी का नाम हासिब अल हसन है। अब आपको इस तस्वीर का दूसरा हिस्सा भी दिखाता हूं। सफाई के लिए नेताजी पहले नाले में कूदे और बाद में खुद दूध से नहाए। मतलब पहले नाले की सफाई करने घुसे, उसके बाद अपनी सफाई करवाई। तो नाले में कूद गए थे तो घर जाके नहाते, दूध से क्यों नहा रहे हैं भाई? अभी अपने आप में गजबे है ना। नहाना ही था, पानी से नहा लेते। जब इतनी कोफ्त थी, इतनी घिन आती थी नाले से,
तो जीतने के लिए नाले में घुसना नहीं था और घुस गए थे, तो दूध से क्या नहाना भाई। ये अपने आप को क्लियोपैट्रा समझ रहे थे कि दूध से नहाऊंगा तो निखर जाऊंगा। तो नेताजी तो गजबे है ही हैं, लेकिन आप आराम से पानी से ही नहाइए और पानी बचाइए भी। सिर्फ होली के वक्त चर्चा मत कीजिए कि पानी बचाना है, बाकी टाइम ज्यादा बचाने पे चर्चा कीजिए। पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।